नमस्कार विद्यार्थी हो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पारुल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी प्रारंभ की है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और साथ में आपका लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमने कल प्रथम टॉपिक यानी प्रथम आपका टॉपिक लिया था। वो कौन सा था? आपका समास था। कौन सा टॉपिक था? आपका समास, जिसमें हम कल अव्ययीभाव समास को देख चुके थे। किसको देख चुके थे? अव्ययीभाव समास को। यानी अव्ययीभाव समास को हम देख चुके थे। हम इसकी डेफिनेशंस पे भी चर्चा कर चुके थे, इसके उदाहरण भी देख लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। यदि किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखें जहाँ से समास प्रारंभ किया था, उसके बाद ये क्लास देखें, तभी आपको समास समझ में आएगा। यदि आप दूसरी क्लास से प्रारंभ करेंगे तो आपका पहली क्लास छूट जाएगी, यानी कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा, जिसकी वजह से समास आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब 2 मिनट में फटाफट से क्या करेंगे, अव्ययीभाव समास को एक बार देख लेंगे कि कल क्या बताया था अव्ययीभाव समास में। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे और समासों पर। तो हमने अव्ययीभाव समास में यानी पहला समास आपका देख लिया था, कौन सा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, ठीक है। अव्ययीभाव समास में हम देख चुके थे, यानी इसकी परिभाषाओं पे चर्चा की थी। इसकी परिभाषा थी कि इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास का पूर्व पद कोई उपसर्ग हो सकता है। इस समास का पूर्व पद कोई उपसर्ग हो सकता है। इस समास के प्रथम में अव्यय जुड़े होते हैं। इस समास के प्रथम में अव्यय जुड़े होते हैं। ये समास प्रत्यय लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे इच्छा अनुसार कई सारे उदाहरण दिए थे किस हिसाब से प्रत्यय लगते हैं, कैसे प्रत्यय लगाकर अव्ययीभाव समास बनाए जाते हैं। साथ में एक और बताया था कि इस समास में शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। यानी पहला जैसा शब्द होगा वैसा ही दूसरा शब्द होगा। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, भागम भाग, लूटम लूट। ये सारे शब्द आपको बताए थे। आपको भली भांति आपको याद रखना है कि जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहाँ शब्द एक जैसे हों, वहाँ अव्ययीभाव समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास में ध्यान रखना, एक जैसे शब्द नहीं आते हैं, एक जैसे शब्द नहीं आते हैं, विपरीत शब्द आते हैं, मिलते जुलते शब्द आते हैं, और ऐसे शब्द आते हैं जो शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। और यहाँ एक जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, किसमें? अव्ययीभाव समास में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं दूसरे समास पर, और दूसरा समास है आपका द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। यानी द्विगु पर चर्चा करेंगे और देखेंगे ये कितनी प्रकार से इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, यानी प्रथम परिभाषा की बात करें, तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास के पूर्व में, इस समास के पूर्व में संख्यावाची शब्द जुड़े होते हैं। पूर्व में संख्यावाची शब्द जुड़े होते हैं। इस समास के पूर्व में संख्यावाची शब्द जुड़े होते हैं। इस समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर, यानी जब इसका विग्रह करेंगे तो
तो विग्रह करने पर दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द है आपका समूह और दूसरा शब्द है समाहार। पहला शब्द है समूह और दूसरा शब्द है समाहार। यानी जब विग्रह करेंगे जैसे अठकोना तो 8 कोनों का समूह या 8 कोनों का समाहार। जैसे चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। दुअन्नी यानी 2 आनों का समूह। चवन्नी यानी 4 आनों का समूह। नवरात्र नवरात्रों का समूह। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपके क्या बनेंगे। पहला उदाहरण देखिए, अठकोना। अठकोना यानी 8 कोनों वाला, यानी एक ऐसी कोई आकृति जिसके क्या है 8 कोने हैं। क्या हैं 8 कोने। तो विग्रह क्या होगा 8 कोनों वाला। 8 कोनों वाला। नवरात्र नवरात्र यानी 9 रात्रों 9 रात्रों यानी 9 रातों का समूह। 9 रातों का समूह। त्रिकाल त्रिकाल यानी 3 कालों का समूह। 3 कालों का समूह। 3 कालों का समूह। समझ में आ रहा होगा। जैसे अगला देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं वाला। अठकोना यानी 8 कोनों वाला। नवरात्र यानी 9 रातों का समूह। त्रिकाल यानी 3 कालों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से 2 मिनट में, उसके बाद आगे और उदाहरण देखते हैं। अब जैसे बात करें कौन सा आपका चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा आपका चौराहा यानी 4 राहों का समूह या 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। जैसे तिराहा यानी 3 राहों का समूह। दुअन्नी आने जो रुपए की क्या है दुअन्नी यानी 2 आने यानी 2 आनों का समूह। 2 आनों का समूह। आनों का समूह। आने तो सभी समझते ही होंगे। पहले अब तो खैर आने नहीं चलते हैं, लेकिन पहले आने 2 आने 3 आने 5 आने 10 आने 4 आने, ठीक है, 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा 20 पैसा, इतने में ही बहुत सारा सामान आ जाता था। और अब तो हजारों लेके जाएं तब भी कुछ नहीं आता है। ठीक, चलो, तो दुअन्नी यानी 2 आनों का समूह या 2 आनों का क्या समाहार। चवन्नी, छोटे छोटे बच्चों को भी बोल देते थे कभी कभी मजाक में, क्या चवन्नी सा है, क्या बोल देते थे चवन्नी इधर आ। तो चवन्नी यानी 4 आनों का समूह। किसका 4 आनों का समूह। 4 आनों का समूह। ये है आपका द्विगु समास। एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। द्विगु समास है ये। क्या है द्विगु समास। अब बात करते हैं, कुछ इसमें ऐसे भी समास होते हैं जिसमें द्विगु समास भी आता है और बहुब्रीहि समास भी आ जाता है। बहुत सारे समास हैं, जैसे चतुर्भुज, जैसे जी पंचवटी, चतुर्भुज पंचवटी। जैसे चतुर्भुज के साथ यानी 4 भुजाओं वाला पंचवटी यानी 5 बटों का समारोह। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा विशेष स्थान जहाँ सीता मैया बैठी थी, जहाँ सीता मैया का वास था, जहाँ सीता मैया बैठती थी, वो स्थान एक विशेष स्थान है।
यानी ऐसे समासों पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि एक ऐसा समास आ गया जहां उस समास में प्रथम पद तो आपका संख्यावाची है, प्रथम पद आपका संख्यावाची है। जैसे चौमासा, चौमासा, चौमासा यानी 4 मासों का समाहार। मान लीजिए 4 मासों का समाहार। चौमासा एक विशेष ऋतु भी है। क्या है? एक विशेष ऋतु, यानी एक ऐसी ऋतु जहां बारिश होती है, जिसमें बारिश होती है। जब चौमासा की बात करें, पंचवटी की बात करें, चतुर्भुज की बात करें, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो आपकी पहली प्राथमिकता होगी बहुब्रीहि समास। कौन सी प्राथमिकता होगी? बहुब्रीहि समास होगी। यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है, यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है, तब आपकी दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? द्विगु समास होगी। कौन सी? द्विगु समास। यानी जब आपको एक विशेष अर्थ मिल जाए, यानी आपका जो समासिक शब्द है वो विशेष अर्थ जब धारण करेगा, तो आप ध्यान देंगे जब उसका विशेष अर्थ वो धारण करे तो आप वहां हमेशा और हमेशा बहुब्रीहि समास लगाएंगे। समझेंगे आगे, देखेंगे। जब कर्मधारय में यानी नीलकंठ, जब नीलकंठ यानी जब विशेषता की बात करेंगे और फिर भी एक तीसरा अर्थ धारण करेगा, तो वहां भी बहुब्रीहि समास जाता है। कौन सा जाता है? बहुब्रीहि समास। और ध्यान देंगे, बहुब्रीहि समास को समासों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समासों का राजा भी कहते हैं। किसे? बहुब्रीहि समास को। इतना लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे द्वंद्व समास पे, और द्वंद्व समास के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके कितने उपभेद होते हैं, कितने तरीके से इसे पढ़ा जाता है। यानी 3 उपभेद होते हैं द्वंद्व समास के। पहला होता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो चलिए, ये लिख लिया होगा सभी ने। नोट्स अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। कल मैंने बोला ही था सभी छात्रों को कि एक अच्छी सी कॉपी लेके बैठ जाएं, एक अच्छा सा पेन लेके, और साथ के साथ क्या करेंगे? नोट्स लेते हुए चलेंगे। अब इसको मिटाते हुए चलते हैं और द्वंद्व समास की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? यानी हमने द्विगु समास को भी आज पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया? द्विगु समास को। बहुत अच्छे से इसको देख लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के बाद देखेंगे हम कर्मधारय समास। उसके बाद यानी उसके साथ ही साथ हम पढ़ लेंगे क्या? बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी आते हैं कर्मधारय समास के जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। क्या होता है उपमेय, क्या होता है उपमान, कैसे विशेषण और विशेष्य बनते हैं, सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझेंगे। अब बात करते हैं किसकी? द्वंद्व समास की। किसकी बात करेंगे? द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास। अच्छा, एक चीज और रह गई। यदि आपसे पूछ ले कि द्विगु में ही कौन सा समास है, द्विगु का ही अगर समास पूछा जाए आपसे, यानी इस द्विगु शब्द का ही, इस द्विगु का ही अगर आपसे पूछ ले कि इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा, तो आप इसका उत्तर देंगे 2 गायों का समाहार। 2 गायों का समाहार या 2 गायों का समूह। दोनों में से कोई भी आ जाए, उत्तर लगा देंगे कि द्विगु में कौन सा समास है। द्विगु में द्विगु ही समास है। ठीक है, द्विगु में द्विगु ही समास है और विग्रह 2 गायों का समाहार होता है। क्या होता है? 2 गायों का समाहार। सबने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं किसकी? द्वंद्व समास की। सबने लिख लिया होगा। अब बात करेंगे द्वंद्व समास की। पारंपरिक परिभाषा पे ध्यान देंगे, यानी जो परिभाषा शुरू से चली आ रही है उस पे ध्यान देंगे। इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के क्या होते हैं? इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते
हैं। इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास का जब विग्रह करते हैं, इस समास का विग्रह करते समय इस समास का विग्रह करने पर और अथवा व या योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? यानी जब द्वंद्व समास के पदों का यानी द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय और शब्द का यानी और योजक चिन्ह का, अथवा का या का यानी जो अनुचित होगा, जो उचित होगा, क्या होगा? जो उचित होगा उसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ या का प्रयोग होगा वहाँ या करेंगे, जहाँ और का प्रयोग होगा वहाँ और करेंगे, जहाँ अथवा का प्रयोग होगा वहाँ अथवा करेंगे। विग्रह को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? विग्रह को ध्यान से समझेंगे, यानी और का प्रयोग, अथवा का प्रयोग, या का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन होता द्वंद्व समास में ही है। आपसे हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा समास द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, और आपसे विग्रह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विग्रह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और हम तीनों ही विग्रह पढ़ते हैं, तीनों ही विग्रह यानी तीनों ही योजक शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि कौन से शब्द का यानी और शब्द का, अथवा शब्द का या शब्द का प्रयोग करते कहाँ हैं, यानी किन शब्दों का विग्रह करते समय और का प्रयोग उचित है, किन शब्दों का विग्रह करते समय अथवा का प्रयोग उचित है, यानी किन शब्दों का विग्रह करते समय या का प्रयोग उचित है, ध्यान से देखेंगे। आपके जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यानी जो एग्जाम की दृष्टि से ज़रूरी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से समास में यानी द्वंद्व समास में एक तो इतरेतर द्वंद्व समास और एक वैकल्पिक द्वंद्व समास जरूरी है। कौन सा? एक तो इतरेतर द्वंद्व समास और एक वैकल्पिक द्वंद्व समास। जब आप बहुत ज़्यादा यानी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करके चलेंगे तब आपका इतरेतर द्वंद्व समास पूछा जाता है और वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास आप हमेशा पढ़ते हैं, जैसे माता का पिता, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका? इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण। जब आप वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे लाभ या हानि, यानी लाभ का विपरीत हो गया हानि, यानी विलोम हो गया लाभ का हानि, लेकिन माता का पिता विलोम नहीं है। दोनों ही पद क्या हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे दाल रोटी, दोनों ही पद क्या हैं? स्वतंत्र हैं। और विग्रह करेंगे तो किस योजक शब्द का प्रयोग करेंगे? और योजक शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? और योजक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उपभेद तीनों ही जान लेंगे, इसको जानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो उपभेद यानी द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। 3 उपभेद होते हैं। उपभेद होते हैं। अब ये मत सोचने लग जाना कि मैडम ज़्यादा पढ़ा रही हैं, इतना पढ़ के क्या करेंगे। अरे पढ़ लो भाई, कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा होता है आपका समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। और तीसरा होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास।
ठीक है। 3 उपभेद होते हैं, तीनों को ही जानेंगे, पढ़ेंगे केवल 2 ही, इतरेतर द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व समास होता है, दूसरा होता है आपका समाहार द्वंद्व समास, तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास की अगर परिभाषा की बात करें तो इस समास के सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और प्रधान होने के साथ साथ सभी पद क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण सभी के साथ में देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे इस तरीके से एकदम भिन्न करके बहुत ही मुश्किल हो के पूछ ले, अगर पूछ भी लेता है तो भी आप उसका उत्तर देने में क्या होंगे? अब समर्थ होंगे। यानी आपको पहचानना बता दिया कि कैसे पहचानेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व समास की यदि परिभाषा की बात करें तो इस समास के सभी पद क्या होते हैं? इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं, और प्रधान के साथ साथ क्या होते हैं? प्रधान व स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इस समास के सभी पद प्रधान व इस समास के सभी पद क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। आगे देखेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास की परिभाषा। समाहार भी देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। इस समास में मिलते जुलते शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं? मिलते जुलते शब्द आते हैं समास के अंतर्गत। जैसे शब्द आते हैं, मिलते जुलते शब्द कैसे होते हैं देखेंगे, सुनेंगे। मिलते जुलते शब्द जैसे बहु बेटी। रिश्तेदारों के आने पर मम्मी बोलती हैं कि बेटा थोड़ी चाय शाय ले आओ, तो चाय शाय या चाय वाय क्या हो गया? आपका समाहार द्वंद्व समास हो गया। अब ये मत बोलना कि मम्मी तो बेटी से बोलती हैं, बेटा क्यों लेके आएगा? भाई कोई भी लेके आ सकता है, मेहमान तो बेटी के भी हैं, बेटा के भी हैं। ठीक, तो इस बात में कोई परेशान मत होना कि मैडम ने बोल दिया कि बेटा चाय लेके आएगा, चाय कोई भी ला सकता है। ठीक, अब क्या है? यानी मिलते जुलते शब्द जैसे बहु बेटी क्या हो गया? मिलता जुलता शब्द हो गया। जी जान कैसा शब्द हो गया? मिलता जुलता शब्द हो गया। जी और जान, ठीक है, मिलता जुलता शब्द है। बहु बेटी, चाय वाय, ठीक है, रोटी वोटी, ठीक है, ये कैसे शब्द हैं? मिलते जुलते शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? मिलते जुलते। वैकल्पिक द्वंद्व समास में इस समास के अंतर्गत या इस समास में विपरीत शब्द आते हैं। विपरीत शब्द आते, यानी कैसे शब्द आते हैं? विपरीत शब्द आते हैं। जैसे लाभ या हानि, पाप या पुण्य, शादी या गमी। ये कौन से शब्द हैं? आपके विपरीत शब्द हैं। माता और पिता कैसे शब्द हैं? स्वतंत्र शब्द हैं। दाल रोटी कैसे शब्द हैं? स्वतंत्र शब्द हैं। राधा कृष्णा, सीता राम, सीता और राम, ठीक है, कैसे शब्द हैं? स्वतंत्र शब्द हैं। उदाहरण लिख लेंगे। माता पिता। विग्रह करना बता दिया है। ठीक है, माता और पिता, दाल रोटी, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राम सीता या सीता राम, सीता राम कैसे शब्द हैं? स्वतंत्र शब्द हैं। दोनों का ही अपना महत्व है, स्वतंत्र शब्द हो गए। मिलते जुलते शब्द जैसे जी जान, बहु बेटी, चाय वाय,
मिलते जुलते शब्द। विपरीत शब्द जैसे लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि, यानी लाभ या हानि, लाभ या हानि। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, यानी पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, दिन या रात, दिन या रात, यानी दिन रात, दिन रात। विपरीत हैं, क्या है? विपरीत हैं। समझ में आया? ये रहा आपका क्या? द्वंद्व समास। कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, भेद हैं। बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कठिन प्रश्न पूछा जाए तो इस तरीके से पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न रखेगा। अन्यथा आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा केवल और केवल इस तरीके से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उदाहरण, या विग्रह करके पूछिएगा तो इनमें से कौन सा विग्रह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बीच में योजक चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है, योजक चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है। अब ये नहीं बोलेंगे कि मैडम ने योजक चिन्ह वाली परिभाषा नहीं लिखवाई, कि इन शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। इन शब्दों के बीच में यदि आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि इस समास के उदाहरणों में लिख लेना, अगर लिखनी हो तो इस समास के उदाहरणों में, इस समास के उदाहरणों में किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे इस समास में किसका प्रयोग होता है? उदाहरणों में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये जो बीच में ये छोटा सा ये जो तीर है या इसे कि डैश है, ये डैश नहीं, इसे बोला जाता है क्या? योजक चिन्ह। क्या बोला जाता है? योजक चिन्ह। चिन्ह की शुद्ध वर्तनी भी देख लेना साथ में। चिन्ह की शुद्ध वर्तनी ये नहीं होती है, ये होती है। शुद्ध वर्तनी पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे, कोई गलत नहीं करेगा प्रश्नों को। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक, ये रहा आपका द्वंद्व समास। एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का समास पढ़ेंगे अगली क्लास में, आगे का समास पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये मत सोचना कि 2 क्लास में समास खत्म हो जाता है, यहाँ तो इतनी सारी क्लासेस समास के लिए मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए भले के लिए ही है। यदि आप किसी भी टॉपिक को धीरे धीरे आराम से यानी डीप में जाके पढ़ेंगे तो इससे आप लोगों का ही भला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।